नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल शाम को बताया था कि मैं जल्द ही सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सबसे पहले हम आज देखेंगे जो विज्ञान विषय है उसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, पूरे कोर्स में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबको हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना होगा, तो आपका बहुत अच्छा जो है इससे रिवीजन होगा। एक वीडियो में कंप्लीट कोर्स साइंस का, सोशल साइंस का पहले 2 पेपर ये हम सब करा चुके हैं, वो आप फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा ना हो, इस चीज़ का सबसे मेन ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके घटक जो है उसको समझाइए। जैविक घटक क्या होता है, इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 2017 में आया था। और ये भी पूछा गया था कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2018 में, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। तो यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट लिखे हैं उसमें से ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र का जो क्षेत्र होता है वो जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर 2 घटकों में बांटा गया है, एक आपका अजैविक घटक और एक आपका जैविक घटक, एबायोटिक और बायोटिक। अजैविक घटक क्या होता है, तो आप कहेंगे पारितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव होते हैं। और अजैविक भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं और जलवायु होता है। अकार्बनिक में ये सभी आते हैं, कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा, प्रोटीन, और जलवायु में सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, आपको याद होगा एक वीडियो में। फिर दूसरा आपका देखिए क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर 2 घटकों में बांटा गया है, जैविक, अजैविक। तो अजैविक जो है इसमें आपके ये 3 टाइप हैं। फिर जो जैविक है वो क्या होता है, तो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। एक लाइन ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और साथ ही साथ आपका अपघटक, ये 3 आते हैं। इसी के साथ साथ आपका उत्पादक को समझिए। अभी उपभोक्ता के अंतर्गत हम बात करेंगे, तो उत्पादक जो होते हैं वो उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे हरे पौधे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। स्वपोषी अर्थात हरे पौधे, इनको हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ जो है उनका उपभोग करने वाले, उनको हम उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, वे जंतु जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, ये सभी आप जानते हैं। टिड्डा भी आपका शाकाहारी है। और यहाँ पर जो एक थोड़ा सा अलग डेफिनेशन उदाहरण दे रखा है, हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा इस टाइप से हम पढ़ते हैं इसको। पादप, सूत्रकृमि, ये सभी एग्जाम्पल हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका उपभोक्ता है सेकेंडरी कंज्यूमर, वे जंतु जो शाकाहारी जंतु जो ऊपर वाले थे इनको उपभोग करते हैं, वो आपके मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, जैसे कि मेढक, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, ये सभी। मच्छर भी आपका इसी में आता है। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि सर्प, बाज, सिंह, ये सभी आपके तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आपके उपभोक्ता जो है इसके टाइप हैं। और जो हम मेन टाइप देख रहे थे वो जैविक घटक देख रहे थे। जैविक घटक में उत्पादक देखा हमने, उपभोक्ता देखा। अब बात करते हैं अपघटक, जिसे हम डीकम्पोजर या अपरदभोजी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं, जो कि मृत पौधों और जंतु जो है उनके शरीर का अपघटन करते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे छोटे टुकड़ों में ना विभाजित हो जाएं। तो इन जीवों को हम अपरदभोजी या अपरदहारी के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन लिखी हुई है दोनों की, तो ये समझ लीजिए। अपघटक और अपरदभोजी दोनों पूछा जाए तो लिख लीजिएगा कि अपरदभोजी क्या, जब तक कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो जब तक उनका उपभोग नहीं करते हैं, जब तक कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित नहीं हो जाते, तो उन्हें हम अपरदभोजी कहते हैं। एग्जाम्पल भी कुछ याद कर सकते हैं, कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा सूत्रकृमि, इसी प्रकार केचुआ, यही सब आपको जो इजी लगे वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है रक्त को, ये भी साथ में आपको देखने में, मैंने मेन लघु कराने का इसलिए सोचा कि आपको साथ में पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे कब कब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं।
2017, 19, 18 देखिए 3 साल लगातार पूछा गया है, रक्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप कहेंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने 1868 1943 नामक में बांटा था, नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी। फिर कार्ल लैंड जो है उन्होंने मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा है, कौन कौन से? ए बी और ओ। और इसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी को लेकर भी समझ लीजिए। प्रतिजन को एंटीजन हम कहते हैं, प्रतिरक्षी में एंटीबॉडी कहते हैं। तो ए यदि रुधिर वर्ग है तो उसमें प्रतिजन ए होगा और प्रतिरक्षी स्मॉल बी होगा। इसी प्रकार बी की बात करें तो उसमें बी और स्मॉल ए। इसी प्रकार ए बी में ए और बी यहाँ पर कोई नहीं, और रुधिर वर्ग ओ में जो है प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी में ए और बी होगा। तो ये आप चार्ट चाहें तो याद रख सकते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, वे ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रतिजन क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरबीसी से चिपके रहते हैं। बहुत ही देखिए साधारण सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अगला है रुधिर दाता और रुधिर ग्राही जो है उसको तालिका देकर यानी कि तालिका बनाकर स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से बनाकर यहाँ पर दिखाई गई है। ये रुधिर वर्ग है, ये दाता है, ये ग्राही है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगला है सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम। तो आप कहेंगे ओ जो है आपका सर्वदाता हो जाएगा और सर्वग्राही जो है वो ए बी हो जाएगा। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप छोटी सी ट्रिक से भी इसे जोड़ सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, सर्वग्राही में लिखा ना, सर्वग्राही ग्राही मतलब होता है ग्रहण करना। तो ए बी इसमें आता है सर्वग्राही में। तो कभी भी ग्रहण करने की बात की जाती छोटे लेवल पर भी, बच्चों के प्राथमिक स्तर पर, तो ABCD से ही तो स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी ग्रहण करने की बात आए बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में आप उसे जोड़ के याद कर सकते हैं कि ABCD से ही स्टार्ट किया जाता है। तो सर्वग्राही ए बी हो गया, तो बाकी बचा सर्वदाता ओ में हो जाएगा। अगला है रक्तदाब किसे कहते हैं, कैसे नापते हैं इसे? तो आप कहेंगे रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, ये रक्त नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है और रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव ही रक्तदाब कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा रक्तदाब की डेफिनेशन। और रक्तदाब को दाबांतर मापी से मापा जाता है। फिर बात करते हैं जैव विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, ये मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया था यदि आपको याद होगा। एक वीडियो में जो पूरा कोर्स कराया है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, चारों मैंने बताए। पूछे क्या जाएंगे कि जैव विकास के सिद्धांत, ये भी चीज को समझिए कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा तब आपको ये लिखना है। फिर जैव विकास के प्रमाण क्या है, तो जीव जाति जो है इसमें आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें संबंध दिखाने के अलग अलग जो प्रमाण है वो अब तक ज्ञात हुए हैं। तो सबसे पहले शारीरिक संरचना और क्रियाओं से प्रमाण, समरूप और समवृत्ति रचनाएं, मैंने बताया था समरूप और समजात दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। समरूप या समवृत्ति इसी को कहते हैं। और अगला है समजात। समजात क्या होते हैं, वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल रचना समान होती है, उनके कार्यों में अंतर होता है, उन्हें समजात कहते हैं। मेढक की अगली टांग, पक्षी के पंख, मैंने ये चीजें बताई थी, आपको याद होगा। एक ही मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक आपको याद आएगा, दूसरा अपोजिट इसका याद आ जाएगा। फिर जीवाश्म के प्रमाण भी इस प्रकार से मिलते हैं, जो जीवों के अस्म होते हैं बचे हुए उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। फिर डार्विनवाद के अनुसार जिराफ का विकास बताइए। तो आप कहेंगे जिराफ की गर्दन और टांगों की लंबाई में पहले विभिन्नता थी, इनकी लंबाई में अंतर विभिन्नताओं के कारण था, ये विभिन्नताएं वंशानुगत थी। जीवन के संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जो जिराफ है वो अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वर्ण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि होती गई और छोटी गर्दन वाली जो जिराफ है धीरे धीरे समाप्त होते गए। इस प्रकार से मैंने आपको डिफाइन किया था। फिर क्या है, लैमार्कवाद को समझाइए। ऊपर पूछा गया था डार्विनवाद, जब डार्विन की बात की जाए तो जिराफ की बात करेंगे, लैमार्क की बात करें तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम। इनका सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। 1809 में इन्होंने जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलॉसफी जूलॉजिक, बहुत ही ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती है, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया था। इसी को लैमार्कवाद के नाम से हम जानते हैं। 4 बातों की बात यहाँ पर इन्होंने की थी, वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग और वातावरण का प्रभाव। अगला है खाद्य श्रृंखला समझाइए अथवा खाद्य श्रृंखला लिखिए। इस टाइप से 2016-19 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है।
फिर आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जैसे कि शैवाल आपका उत्पादक हो गया, फिर उपभोक्ता 1 में आपका लघु जंतु, उपभोक्ता 2 में छोटी मछली, उपभोक्ता 3 में बड़ी मछली, उपभोक्ता 4 में वृहत मछली, और इस प्रकार से ऊपर भी देख लीजिए प्रकाश संश्लेषणी, शाकाहारी, मांसाहारी, 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 इस टाइप से एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ये किसका है, खाद्य श्रृंखला का। नीचे लिखा भी हुआ है देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र जो है उसमें खाद्य श्रृंखला। इसी प्रकार बात करते हैं खाद्य जाल की, तो आप क्या कहेंगे, और यहाँ पर ये भी लिखा है खाद्य जाल का सचित्र वर्णन, मतलब वही जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वही इसमें बनाना था। तो जीवमंडल जो है उसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था ये। एक ही भूभाग में एक से अधिक प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ पर इतनी बढ़िया डेफिनेशन नहीं दी है, जो मैंने आपको बताई थी वही आप इसमें लिख सकते हैं, वही खाद्य श्रृंखला को लेकर के वही लिखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, इस प्रकार से पहली लाइन हो जाएगी। इसी प्रकार हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर, इसी प्रकार तीसरा आपका घास, पेड़ पौधे, या इसी प्रकार खरगोश, भेड़, हिरन, या इसी प्रकार भेड़िया। मेन ये आपको नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ये आपको बनाना होगा, क्योंकि सचित्र वर्णन की बात की गई थी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो ये एरो बने ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो चूहा ये पौधे को खा रहा है, चूहे को सांप भी खाता है, चूहे को बाज भी खाता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर सभी नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसी प्रकार इस साइड से आप जाएंगे तो जो खरगोश है वो पौधों को खाता है, फिर इसी प्रकार और आगे जाएंगे तो बाज खरगोश को खा रहा है। मतलब ये सीरियल जिस एरो से बना है इसी प्रकार से, जैसे इधर से जाएंगे तो कीट जो है पौधों को या पौधों को, इस टाइप से आप ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा कि पौधों को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, इस टाइप से। अगला देखते हैं, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है इसमें जीवों की संख्या निश्चित होती है, खाद्य जाल में जो है वो अनगिनत होती है। खाद्य श्रृंखला जो है इसमें किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, इसमें अलग अलग स्थान पर रखा जा सकता है। फिर है पारिस्थितिक पिरामिड, तो इसके 3 टाइप होते हैं, ये आपको ध्यान होना रखना है। जीव संख्या का पिरामिड, जीव द्रव्यमान का पिरामिड जिसको हम जीव भार का पिरामिड भी कहते हैं, और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड जो है इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, और इसी प्रकार जीव द्रव्यमान का पिरामिड इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसी प्रकार जीव संख्या का उल्टा पिरामिड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा के पिरामिड में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10% ऊर्जा जो है उसको अपने शरीर द्रव्यमान में रूपांतरित करता है, मतलब 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऐसे याद रखिए वो ज़्यादा सही होगा। और जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा बनता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला है धातु अधातु में अंतर। तो धातु अपारदर्शी होती हैं, और नहीं, धातु जो है वो अपारदर्शी होती हैं, और अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीनों होती हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये नहीं उत्पन्न करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाते हैं। धातु जो है वो सामान्यतः ठोस होते हैं, पारे को छोड़कर, इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं। इनका घनत्व और उच्च गलनांक होता है, इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। इसमें चमक होती है विशेष, और इसमें ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। इसमें कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं, इसमें कहेंगे आप तो आधातु आपस में मिलकर मिश्र धातुएं बनाते हैं। फिर धातु अम्ल के साथ लवण बनाते हैं, ये अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। और इसी प्रकार लास्ट आपका हो जाएगा, सभी धातु सुचालक होती हैं, और ग्रेफाइट और कार्बन के अतिरिक्त अधातु कुचालक होती हैं। यहाँ से आपका एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट और कार्बन के अतिरिक्त जो अधातुएं होती हैं वो सभी कुचालक होती हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको लगता हो थोड़ा भी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल है, और साथ ही साथ आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो सोच सकूँ और कर सकूँ। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, अयस्क क्या होता है। तो आप कहेंगे जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वो उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क जो है वो कहते हैं। जैसे कि लेड का गैलेना होता है अयस्क, कॉपर पाइराइट से कॉपर को प्राप्त करते हैं, कॉपर पाइराइट अयस्क होता है, इसका सूत्र होता है CuFeS2।
फिर है धातु निष्कर्षण जो है क्या होता है, तो मैंने बताया था अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना। इसकी विधियाँ क्या होती हैं मैंने ये भी बताई थी, अयस्क का पीसना, फिर सांद्रण करना। फिर सांद्रण भी अलग अलग तरीके से होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या हाथ की सहायता से। फिर निस्तापन, निस्तापतन नहीं होता, निस्तापन होता है आपका। फिर भर्जन या जारण, भर्जन को ही जारण कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान दी रखिएगा। फिर प्लगलन और सिंटरन भी मैंने इसीलिए उस फर्स्ट डिवीजन वाले वीडियो में बता दिया था। निस्तापन क्या होता है मैंने बताया था, जहाँ पर उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की जहाँ पर अनुपस्थिति होती है। रिएक्शन आप इनमें से कोई भी एक याद रख सकते हैं। भर्जन या जारण क्या होता है, जहाँ पर अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में यहाँ पर वायु जो है उसकी उपस्थिति होती है और गलनांक से कम ताप पर यहाँ पर भी है, गर्म करना भर्जन कहलाता है। और इस प्रकार से रिएक्शन भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि भर्जन क्रिया करते समय कोई भी अपचायक भी उपस्थित हो तो ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है, जैसे कि PbO प्लस CO, तो Pb प्लस CO2 आपका बन जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल भी है। फिर है परावर्तनी भट्टी का वर्णन, तो आप कहेंगे अग्नि से ईंटों की बनी होती है, लंबाई 100 से 110 फीट तक होती है और विशेषता होती है इसमें इस प्रकार के 3 भाग होते हैं। विशेषता यही कार्बन युक्त ईंधन अयस्क अथवा धातु के संपर्क में नहीं आता है। मेन आपको ध्यान रखना है भट्टी के 3 भाग, एक अग्नि स्थान होता है, एक भट्टी का तल होता है और एक चिमनी होती है। अगला है वात्या भट्टी, तो इसमें मेन ये ध्यान रखिए उच्च ताप पर प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं और ये भट्टी स्टील की बनी होती है। ऊंचाई 50 से 60 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 14 मीटर तक हो सकती है। और इसके अंदर जहाँ से आप जो चार्ज होता है वो रखते हैं या घान को अंदर भेजते हैं उसे हम हॉपर जो है वो कहते हैं। इसमें इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर भी लिखे रहते हैं, कभी आप इसका चित्र सर्च करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला है धातुओं को संक्षारण यानी कि नष्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। 2018 में आया था, तो मैंने बताया था पेंट या लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण कहते हैं धातु चढ़ाने को, जैसे कि पिघले हुए जस्ते में डुबोकर, आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। और घर जो है उनकी छतों बनाने के लिए लोहे की चादरों, बाल्टियों, ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो कहाँ यूज़ होता है वो भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। फिर इसी प्रकार विद्युत लेपन हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बताया था। फिर मिश्र धातु कौन कौन सी हैं वो भी आपका पूछ लिया था। फिर मिश्र धातु है क्या, गुण बताइए। तो दो या दो से अधिक धातु या धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील। फिर मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, तो प्राय कह सकते हैं या मूलतः जो है वो कठोर होती हैं मिश्र धातुएं। इसी प्रकार मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण नष्ट नहीं होता, क्षरण नहीं होता। मिश्र धातु का रासायनिक यौगिक द्वारा क्षरण नहीं होता। इसी प्रकार जो उनके गुण होते हैं वो धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। फिर है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो नियम है उनका उल्लेख करते हुए मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। तो मैंने कहा था ना, जब बात की करें मेंडलीव की आवर्त सारणी तो आपको लिखना है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। कब बात की जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी, और आधुनिक वाली बात की जाए तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक आपका हो जाता है। अब लक्षण की बात करें तो आप यहाँ पर कहेंगे कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते क्रम में वह बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में है। इसी प्रकार एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण, संयोजकता, विद्युत धनात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता आदि में समानता होती है। तो इस प्रकार से बेसिक आप पॉइंट है लिख सकते हैं। आवर्त और वर्ग में आप कहेंगे क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे वर्ग सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं, जिनकी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है हॉरिजॉन्टल, उसे हम आवर्त कहते हैं। और इनकी संख्या कुल 7 आवर्त है। यहाँ पर जो 8 और 7 दे रखा है ये पुरानी दे रखी है, ये आपकी आधुनिक वाले का नहीं दे रखा, क्योंकि मैंने आपको आधुनिक वगैरह सब बता दी थी। अगला है मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण दोष। देखिए यहाँ पर तत्वों के आवर्त सारणी के गुण दोष 2017 में पूछा गया। फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी दोष, तो प्रश्न लगभग पूछे जाते रहे। आप गुण याद कर लीजिए, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिलती है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायता मिलती है। इसी प्रकार दोष की बात करें तो हाइड्रोजन का स्थान जो है, मैंने पहले बताया था कि गुण हैलोजन से मिलते हैं पर रखा कहीं और गया है। इसी प्रकार असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसी प्रकार समान तत्वों को अलग अलग रखा गया है। दुर्लभ तत्व जो है वो, दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं उनका स्थान जो है उपयुक्त नहीं दिया गया है। समस्थानिक के स्थान के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं।
और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है। ये सभी इसमें दोष हो जाएंगे और बाकी सभी पॉइंट वही हैं आपके। इसी प्रकार आप बात करेंगे जब मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व, तो मैंने बताया था चौथे पांचवें छठे आवर्त में जो वर्ग आपका आठवां है उसके तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक एक लाइन में मैंने पहले भी कहा है, याद रखिए। इस प्रकार से चौथे पांचवें छठे आवर्त में एग्जाम्पल देके भी आप बता सकते हैं। फिर आपका प्रारूपिक तत्व, तो आप कहेंगे सोडियम से क्लोरीन तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, सोडियम से क्लोरीन तक के। फिर आपका विद्युत ऋणात्मकता की सफल विस्तार, तो हमने विद्युत ऋणात्मकता ऊपर देखा, पर इसकी थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं कि परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा ताकि विद्युत ऋणात्मकता से कोई प्रश्न आए तो वहां पर आप इसे लिख दें। विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए पैमाने भी दिए गए, जैसे कि पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल। कम से कम आपको हेडिंग जरूर रटी होनी चाहिए। फिर है विद्युत ऋणात्मकता जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है इसकी इकाई के संदर्भ में। और इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इसका मान उन्हीं कारकों से प्रभावित होता है जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभावित होती है, जैसे कि परमाणु का आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये सभी। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता, तो आवर्त और वर्ग के संदर्भ में लिखा हुआ है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती है। बहुविकल्पी में आपका एक प्रश्न पूछा जा चुका है। और वर्ग में बात करें तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं जो है वो बढ़ती हैं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। इसी प्रकार आगे भी है विद्युत ऋणात्मकता संबंधी कुछ तत्व। उपयोग की बात करें तो बंध की प्रकृति, बंध का स्थायित्व। इसी प्रकार बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है और एक निश्चित समय के बाद उस दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कहते हैं। आवृत्ति की बात करें तो आप कहेंगे 50 हर्ट्ज होती है, और अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरे करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो होता है। एग्जाम्पल भी लिखे हैं जैसे नीचे, बल्ब, फिर हीटर, फ्रिज, टेलीविजन। ये आपके में बहुविकल्पी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला है विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत, तो एक आपका सेल हो जाएगा, एक आपका जनित्र या जनरेटर हो जाएगा। सेल के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। लेक्लांचे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, या वोल्टीय सेल हो गया, या शुष्क सेल हो गया। इसी प्रकार बात करते हैं द्वितीयक सेल, तो आप कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और इस सेल का आवेशन कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ, मैंने जो आपको बताया था ना कि एक चार्जेबल होते हैं, एक नॉन चार्जेबल होते हैं, वो एक सिंपल सी चीज़ें याद रखिए। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सीसा संचायक सेल, नीफे सेल, इस टाइप से। फिर है आपका जनित्र, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर तो आप सभी जानते हैं, विद्युत धारा इससे प्राप्त की जाती है शादी बारातों में। अगला है चुंबक, किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार, तो आप कहेंगे चुंबक जो है एक ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को खींचते हैं अपनी ओर, चुंबक कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अगला है चुंबक और अचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे आप चुंबकीय पदार्थ जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करें, जैसे कि लोहे की छीलन। अचुंबकीय पदार्थ जो ना आकर्षित करें, जैसे कि पीतल के छोटे टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े, इस टाइप से। इसी प्रकार चुंबकीय पदार्थ के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पिन हो गया, सुई हो गया, ये तो ऊपर हमने देखे, उसमें आप समझ सकते हैं। अचुंबकीय पदार्थ में पेंसिल, पीतल के छोटे टुकड़े, वही यहाँ पर एग्जाम्पल एक बार दिया है, दोबारा से फिर से दे दिया है। अगला है सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो ये आपका क्रियाकलाप में आधारित आता है। इसमें आप देखेंगे स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर फिर उसके आधार पर बता देंगे, तो उसको आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं चुंबक के कोई दो गुण, तो आप कहेंगे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, ये गुण उसका है एक। दूसरी इसका गुण क्षैतिज तल से में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक जो ध्रुव है वो सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा चुंबक के संदर्भ में। 2018-19 में 2 साल पूछा गया है। अगला है विद्युत चुंबक से आप क्या अभिप्राय है, इसके उपयोग। तो विद्युत चुंबक की बात करें तो आप कहेंगे यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत
जो तार हैं उनको लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती हैं। इसी को ही लिखा है विद्युत चुंबक। यूज होता है लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक युक्त जो क्रेन है उनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत घंटी हो गया, टेलीग्राफी का विग्राही है, लाउड स्पीकर है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। फिर है आपका विद्युत विभवांतर। तो आप कहेंगे अनंत से एकांक आवेश जो है इसको किसी निश्चित बिंदु तक लाने में लिया किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विभवांतर की लिखी है एक और बार, ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है आपका विभव, और यहाँ पर पूछा गया था विद्युत विभवांतर। तो आप कहेंगे किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धनावेश प्रवाहित होने में वह जो ऊर्जा है उसको सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर वह ऊर्जा जूल में बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में। इस पर अलावा यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो यही है, ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी का यूज़ करें, जो बिजली से सटे खंभे उनसे जानवर ना बांधें, यही सारी चीज़ें जो आप बेसिक जानते हैं। फिर है विद्युत धारा का प्रभाव। तो आप कहेंगे चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। इस टाइप से पॉइंट हैं। रासायनिक प्रभाव मतलब जैसे कि नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जली घोल आदि विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है, तो इस घटना को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मा पर आधारित, जैसे विद्युत अंगीठी है, पानी गर्म करने की केतली है, वो सब। और चुंबकीय प्रभाव में धारा मापी की जो कार्य प्रणाली है वो इसी पर डिपेंड होती है। फिर है आपका फ्यूज तार। क्या होता है, तो तांबे, टिन व शीशे की मिश्र धातु का छोटा सा तार होता है जो कि चीनी मिट्टी के जो होल्डर है उनके दो धात्विक टर्मिनल जो है उनके बीच खींचा रहता है। फिर आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का यूज आप किन किन उपकरणों से कर सकते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव का यूज आप विद्युत बल्ब के रूप में विद्युत यूज करते हैं, विद्युत प्रेस। विद्युत धारा का नॉर्मली जो आपका ऊष्मीय प्रभाव है वो आप इन्हीं सब में तो करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हीटर हो गया, ब्लोवर हो गया, टोस्टर हो गया, इसी प्रकार हेयर ड्रायर होगा, देखिए बाल सुखाने का यंत्र, ये सभी हो जाएंगे। फिर आवेश से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे कोई दो वस्तुओं का आपस में रगड़े जाने पर, एक दूसरे के निकट या संपर्क में आने पर उसमें जो उनमें दूसरी वस्तु उनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम आवेशन कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। फिर बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का वर्णन। तो आप कहेंगे मनुष्य में लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो गोल तस्तरीनुमा दोनों से पिचकी उभयतल होती हैं। और इसी प्रकार बाकी चीजें भी दे रखी हैं, पर हम इसको ना देख करके सीधे डिफरेंस देख लेते हैं लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं में, कि लाल रक्त कणिकाएं गोल तस्तरीनुमा और दोनों ओर से पिचकी उभयावतल होती हैं और ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। आरबीसी आपकी प्रत्येक कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती हैं और केंद्र विहीन होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है केंद्रक युक्त होती हैं। फिर ये हीमोग्लोबिन रंगायुक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती हैं, जबकि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कोई वर्णक नहीं होता इसलिए रंगहीन होती हैं। फिर ये अस्थियां जो है उसकी अस्थि मज्जा में बनती हैं और भ्रूण में ये कोशिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं, जबकि ये कणिकाएं प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल लगभग 127 दिन। यहाँ पर लगभग वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको 120 दिन देखने को मिलता है, 20 दिन देखने को, 20 से 120 दिन भी लिखा देखने को मिलता है। तो वैसे 120 दिन ज़्यादा सही माना जाता है, मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा इनका बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। फिर बात करते हैं रक्त बैंक। तो आप क्या कहेंगे, वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रक्त सुरक्षित रखे जाते हैं रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहलाता है। और सोडियम साइट्रेट रसायन मिलाकर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है ब्लड को। ये आपका बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सोडियम साइट्रेट। और रक्त को 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है उस पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्ध बोतल में रखा जाता है। फिर आपका रक्त वर्ग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ये तो एक प्रक्रिया होती है, मैंने आपको पहले बहुत पहले बताई है, जब टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो बताया था। फिर है आपका रक्त के कार्यों का वर्णन, हार्मोन्स का संवहन हो गया, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, पोषक पदार्थ जो है उनका संवहन, तापक्रम नियमन का कार्य करता है, रोगों से रक्षा हो गया। इसी प्रकार
आपका थक्का बनाना है, सब आप लिख सकते हैं। फिर है रुधिर जनित 2 बीमारियों की बीमारी जो है उनके नाम, तो हेपेटाइटिस बी और एड्स हो जाएगा। फिर रक्त आधान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जिसमें से रक्त की कमी हो उसे रक्त चढ़ाकर रक्त की पूर्ति करना रक्त आधान है। और किन किन बातों का ध्यान रखें, तो रक्तदाता को किसी तरह की बीमारी ना हो, संक्रमण ना हो, डॉक्टर की देखरेख में हो, और जीवाणु प्रोटोजोआ इन सब का ध्यान रखें, बेसिक चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं रक्तांतरण यानी कि ब्लड ट्रांसमिशन क्या होता है, तो आप कहेंगे ये वही है जो अभी ऊपर आपने देखा था, ब्लड चढ़ाना, कि कोई दुर्घटना, ऑपरेशन, जलने इसके कारण रक्त की जब क्षति हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में रक्तांतरण आवश्यक होता है, इसी के द्वारा व्यक्ति की जान बचाई जाती है। इसमें क्या होता है, रक्तांतरण से पूर्व रक्त का मिलान करने के लिए रक्त देने वाले व्यक्ति के रक्त का रक्त वर्ग, उसका स्वास्थ्य परीक्षण, आरएच फैक्टर आदि का अच्छी तरह का पता लगाकर जो है वो किया जाता है। फिर रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो रक्त का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये संपूर्ण क्रिया अलग अलग चरणों में होती है। अगला है लौ युक्त रक्त अल्पता के कारण और लक्षण, तो यहाँ पर ध्यान रखिए भारत में लौ युक्त जो अल्प रखता है वो 3 मूल कारण होते हैं, एक गरीबी, एक अज्ञानता और एक गंदा रहन सहन। फिर आपका रक्त पीड़ित बीमारी जो है उनका वर्णन, तो एक एनीमिया होती है, एक पॉलीसाइथीनिया होती है और एक ल्यूकीमिया होती है। स्टार्टिंग के नाम ध्यान रखिए, इधर वाले टफ हैं, तो ये 3 नाम जो है वो हो जाएंगे। एनीमिया को हम रुधिर क्षीणता के नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा है। तो ये एक व्यापक रोग होता है, रुधिर में लौयुक्त जो श्वसन अंग है हीमोग्लोबिन, उसकी कमी इस रोग का मूल लक्षण होती है। इसी प्रकार बात करते हैं बहुलोहिताणु, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, पॉलीकीमिया। ये देखिए लिखा है ना, पॉलीसाइथीनिया, पॉलीसाइथीमिया। तो इसकी बात करें तो इसमें लाल रुधिर रणाणु जो है उनके बनने की दर के तीव्र हो जाने के कारण रुधिर में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, और ज़्यादा मात्रा बढ़ने के कारण हृदय पर जोर पड़ता है, वही सारी चीज़ें। फिर है आपका अधिश्वेत रक्तता, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ये पूछा भी जाता है। तो ये अस्थिमज्जा और लसिका ऊतक का कैंसर रोग होता है। इसमें श्वेत रुधिराणु जो है उसके बनने की दर के अत्यधिक अत्यधिक बढ़ जाने से रुधिर में इन रुधिराणु की संख्या बहुत बढ़ जाती है। रोग की प्लीहा, यकृत और लसिका बढ़ जाने से क्या होता है, रुधिर में इन रुधिराणु की संख्या बढ़ जाती है, और यही आगे आपका यकृत, लसिका गांठें फूल जाती हैं, उच्च जो ज्वर है, ये सब क्या है, इसके लक्षण भी आप कह सकते हैं। और उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु जो है वो हो जाती है। अगला देखते हैं एड्स रोग के लक्षण। देखिए सब 2019 में पूछा गया था, तो फुल फॉर्म जानते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और पहचान के लक्षण है वजन में कमी, 1 माह से अधिक अवधि तक ज्वर, 1 माह से अधिक अवधि तक अतिसार यानी कि डायरिया। अन्य लक्षण में बात करें तो ये आप देख सकते हैं, हकलाहट वगैरह, तो यही सभी इसके लक्षण जो है वो हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो और सब्जेक्ट हैं, इसी प्रकार जो आपके लघु त्रि प्रश्न हैं, हम क्या करेंगे, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन जो है वो देख लेंगे। जो आपके पेपर के प्रश्न देखने वाले होंगे, जैसे कि सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके देखने वाले होंगे, बाकी जो आपके मैथ वगैरह के हैं उसमें तो ऐसे कोई प्रश्न वहाँ दे नहीं रखे हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसको नहीं देखेंगे, तो उसी आधार पर हम देखेंगे। फिर इसी प्रकार है एड्स कैसे फैलता है, तो आप कहेंगे यौन संचार हो गया, रक्त द्वारा संचार हो गया। फिर है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का विवेचनात्मक वर्णन, तो 1987 में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये सन ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी से संबंधित जानकारी, तो कहेंगे ये जो रोग है, यौन संपर्क, रुधिर संचरण, रोगी व्यक्ति को लगाई गई सुई, इन सब के द्वारा फैलता है। अलग अलग टाइप में कुल 5 प्रकार का होता है, ABCD E इस टाइप से मैंने बताया था। और कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी, वो भी मैंने आपको बताया था। रोकथाम के लिए क्या होता है, तो टीका वगैरह लगाना चाहिए। उपचार क्या होता है, तो इंटरफेरॉन इंजेक्शन से रोग का नियंत्रण संभव है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो आप कहेंगे खून चढ़ना, दूषित सुइयाँ, दूषित वातावरण, दवाइयों का दुरुपयोग, यही सारी चीज़ें हैं। फिर है प्राकृतिक जो प्राथमिक उपचार है वो क्या होता है, 2018 में पूछा गया था। तो साधारण रूप से प्रायः जो आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी कंडीशन, उसमें जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। फिर आपका प्राथमिक उपचार की परिभाषा, तो वो ऊपर ही वाली लिख सकते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को श्वास लाने का प्रयत्न करें, रक्त अगर बह रहा है उसे रोकने का प्रयत्न करें, सदमा या बेहोशी जो है उसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर अस्थि भंग
फ्रैक्चर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जहाँ रोगी का शरीर जल गया हो या घाव हो गया उसका उपचार करना चाहिए। उसके बाद अन्य चोटों को देखकर उनका उपचार यानी पट्टी बांधना चाहिए। यही बेसिक चीज़ें हैं। फिर है प्राथमिक उपचार के लिए कौन-कौन सी आवश्यक बातें हैं, ज़रूरी हैं, तो आप कहेंगे आवश्यकता के समय तुरंत सहायता करना, सहायता का सारा सामान एक साथ ले जाना, सावधानी से घटनास्थल का निरीक्षण करना, वही बेसिक सारी चीज़ें हैं। फिर है प्राथमिक उपचारक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, तो सहनशीलता, कुशलता, मधुर स्वभाव यही सभी होने चाहिए। फिर है प्राथमिक उपचारक के कोई 5 कर्तव्य, तो आप कहेंगे कि कर्तव्य में कि डॉक्टर के आने तक जो है रोगी की तबीयत ना बिगड़ने दें, प्राथमिक उपचार जो आवश्यक है वो करें। तो वो बेसिक चीज़ें जो आपको नॉर्मल पता है वो यहाँ पर लिखनी है। फिर है प्राथमिक उपचार बॉक्स में आवश्यक उपकरण, ये आपको पता होना चाहिए क्या-क्या होता है। तिकोनी पट्टियाँ, चौड़ी पट्टियाँ, स्वच्छ रुई, सेफ्टी पिन, ब्रश, फीता, कैंची, सुइयाँ, टिंचर, इस टाइप से बेसिक चीज़ें हैं। जैतून का तेल, नाप का गिलास, कार्बोनिक अम्ल, बरनॉल। फिर है किसी व्यक्ति के डूबने पर उसे बचाने के पश्चात किस प्रकार का उपचार देना चाहिए, तो सबसे पहले मरीज को पानी से बाहर निकालना चाहिए, फिर श्वास देनी चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए, फिर इसी प्रकार मरीज को लेटाना चाहिए, फिर सिर का हिस्सा शरीर से नीचे रखें, एक हाथ का सहारा देकर मरीज के मुंह पर मुख कर कर कृत्रिम श्वास देना चाहिए। फिर इसी प्रकार बेसिक चीज़ें हैं। फिर अस्थि भंग होने पर क्या होता है, तो वो जो भाग होता है, मैं नॉर्मल आपको बता दूँ, जो अस्थि जैसे आपके हाथ की हड्डी अगर किसी प्रकार से ब्रेक हो गई तो आप उसको सहारा दिया जाता है कि वो जो जहाँ से जॉइंट जुड़ा हुआ है यानी क्रैक हुआ है वो हिले-डुले ना, बस यही चीज़ें यहाँ पॉइंट वाइज़ आपको लिखने हैं। फिर है विद्युत के 2 सुचालक, कुचालक के नाम, तो चालक यानी कि जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाए जैसे कि पीतल, तांबा, चांदी, कुचालक जिसमें ना हो जैसे कि आपका रेशम, काँच, मोम, सूखी लकड़ी, ये सभी। पिग आयरन क्या होता है, वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है वो पिग आयरन कहलाता है और इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन और शेष सल्फर, फास्फोरस, ये सभी अशुद्धियाँ होती हैं। टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान, ये सभी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये प्रूव करने को बताया गया, ये तो आप कर ही सकते हैं। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत, तो प्राकृतिक वर्ण या चयन, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यह भी सभी पॉइंट हो जाएंगे। फिर 2019 में ये पूछा गया था योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता ये होता है कि वही जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है, स्वयं को अनुकूलन कर लेता है। फिर आपका सोडियम और मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 2016 में आया था। तो 2Na प्लस H2H2A मिलकर 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर एक और रिएक्शन अलग से दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ओम का नियम 2017 में पूछा गया था कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं कि V बराबर आई आर, वैसे मेन यही फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। ये देखिए नीचे आखिरी में लिखा है V बराबर आई आर, बस यही फॉर्मूला होता है। फिर है धारावाही प्रणालिका से आप क्या समझते हैं, तो इसका ये चित्र मैंने आपको पूरा बताया था। इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये सारा जो प्रोसीजर बनाया गया वो बनाया जाता है। इसमें ऊपर परिनालिका, आधार, डोरा, नीचे कुंजी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय जो ध्रुव हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर निर्धारण किया जाता है। एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग किस कारण होते हैं, इसके उपचार और बचाव, तो एनीमिया शरीर में खून की कमी होती है यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले कण यानी कि हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से जो है वो होती है। इसमें थकान, कमजोरी, ये सभी महसूस होती है। बचाव और उपचार में आप कहेंगे चिकित्सा की सलाह लें, आयरन सप्लीमेंट लें, 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, यही सारी चीज़ें। ल्यूकेमिया की बात करें तो रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर, संक्रमण से लड़ने की शरीर की जो क्षमता है उसमें रुकावट आती है। ल्यूकीमिया है या रक्त है या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग, इसकी विशेषता, ये सभी इसके नाम है। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन होता है। उपचार क्या है, औषधि चिकित्सा के द्वारा और जो दैनिक जीवन शैली है उसमें सुधार के द्वारा, वो सभी। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। और वीडियो को लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो
तो जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। इतने अच्छे-अच्छे मैंने प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में कराया। देखिए, पूरा आपको कोर्स लगभग 40 मिनट होने वाला है, तो पूरे 40 मिनट में सारा आपको मैंने करा दिया, ताकि आप पेपर ही वाले दिन, जिस दिन पेपर है उस दिन देख रहे हैं, या मॉर्निंग में जिस दिन आप पेपर जिस समय दे रहे हैं उस समय भी देख रहे हैं फास्ट टाइप से, तो सारी चीज़ें आपकी एक बार रिवाइज हो जाएंगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सभी लोग शेयर भी अवश्य वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से सभी तक वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ ये अवश्य बताइएगा कि इसी प्रकार आपको पूरा कोर्स रिवाइज करने में कितनी हेल्प हुई। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न है आपका, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका संक्षिप्त वर्णन करें। तो आप कहेंगे, लोहे जो अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको भर्जन कहते हैं। मैंने भर्जन, प्रगलन सारी चीज़ें इसीलिए फास्ट रिवीजन में बता दी थी, उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए जाके, और यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। भर्जन यानी स्थापन के पश्चात जो प्रगलन की प्रक्रिया वो एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है। जैसे आपकी मर्ज भर मर्जित नहीं, आपका भर्जित होगा। भर्जित हेमेटाइट अयस्क को कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन प्राप्त होता है, और वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा ही जो है वो पिग आयरन कहलाता है। तो इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न आपका ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपको वर्ग और आवर्तों की संख्या बतानी है। क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग कमेंट टाइप करेंगे तो और लोग भी सही तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे। जिनको नहीं याद है और जिनको याद है उनके लिए अच्छा है। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या जो है वो कितनी है, और पहले कितनी थी वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं, और अब कितनी है वो भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।